दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार हमें अपनी ऑफलाइन क्लासेज ऑफ करनी पड़ी, लेकिन डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए हैं। क्लासेस के अंदर कुछ स्टूडेंट्स का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग चल रहा था। इसके अलावा ऐसा होगा कि भाई कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका टॉपिक कुछ अलग भी चल रहा होगा। तो जो भी टॉपिक आपका चल रहा था उन्हीं टॉपिक को बरकरार रखते हुए उन्हीं टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपकी सारी क्लासें रेगुलर बेसिस पे चलती रहें। ठीक है दोस्तों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम हमारा टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि क्लास के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए कुछ बेसिक बातें हैं जिनका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आपको उन बेसिक बातों का नॉलेज है तो कोडिंग डिकोडिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आप इजी लेवल से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत इजीली आपके सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आपको कौन कौन सी बातों की नीड होगी, आपको किस तरह से क्वेश्चन का जवाब देना होगा। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल को क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अल्फ़ाबेट के बारे में आपको अगर कुछ बातों का पता होगा तो कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन आपके इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड आपको कौन सी बातों का पता होना चाहिए, जिनके पता होने पर हम सभी क्वेश्चन को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इनमें हमारा सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर के जेड तक के जो 26 अक्षर होंगे, इन सभी अक्षरों की आपको पोजीशन पता होनी चाहिए। आपको सभी अक्षर की पोजीशन बहुत अच्छे से और स्पीडली आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन सभी अक्षरों की पोजीशन को याद कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप कोडिंग डिकोडिंग ही नहीं, इसके अलावा और भी टॉपिक में आपका ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए हमने बताया कि आपको ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षरों की पोजीशन पता होनी चाहिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर जो शुरू के 4 अक्षर होते हैं, शुरू के 4 अक्षर जैसे ए बी सी डी के पोजीशन हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ए बी सी डी की पोजीशन या तो हमें याद होती है, अगर इनकी पोजीशन याद भी नहीं होती है तो हम इनको फिंगर्स पर बहुत इजीली काउंट कर सकते हैं और इसमें टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में अगर हम ए की बात करें तो ए 1 नंबर पे होता है, बी 2 नंबर पे होता है, सी 3 नंबर पे होता है और डी 4 नंबर पे होता है। इनको हम इजीली याद रख सकते हैं। ए बी सी डी 1 2 3 4, डी सी बी ए 4 3 2 1। ठीक है, ए बी सी डी 1 2 3 4 और डी सी बी ए कितना होगा, 4 3 2 1। इसके अलावा हम बात करते हैं कि लास्ट वाले जो 3 लेटर होंगे, लास्ट वाले 3 लेटर जैसे एक्स, वाई और जेड, इनका सीक्वेंस भी याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आप जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जेड की पोजीशन कितने नंबर पे होगी, 26 नंबर पे होगी। इसी तरह से वाई की पोजीशन 25 नंबर पे होगी और एक्स की पोजीशन 24 नंबर पे होगी। ठीक है दोस्तों, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो 26 अक्षर होंगे, 26 अक्षर में से ये 7 अक्षर ऐसे हैं जिनकी पोजीशन याद रखने में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है। ये 7 अक्षर ऐसे होंगे जिनकी पोजीशन याद रखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको पता है ए बी सी डी 1 2 3 4, डी सी बी ए 4 3 2 1, एक्स वाई जेड 24 25 और 26, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसके बाद वाले जो अक्षर होंगे, इसके बाद वाले अक्षरों को याद रखने का आपको यहाँ पर मैं कुछ तरीका बताने वाला हूँ। आप उन तरीके को फॉलो करके आप इजीली किसी भी अक्षर की पोजीशन को याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं ए बी सी डी के बाद में हम बात करने वाले हैं अगले अक्षर हमारे ई की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ई के लिए ऐसा होगा कि जैसे ई से हम याद रख सकते हैं इवनिंग। ठीक है दोस्तों, ई से हम इसको ई को किसी और चीज़ से रिलेट करके हम याद करते हैं इवनिंग, तो ई से याद हो जाएगा इवनिंग। और इवनिंग कितनी बजे होती है, 5 बजे, 5 बजे होती है इवनिंग। तो यहाँ पर ई से हम याद रख सकते हैं कि ई कितने नंबर पे होगा,
अल्फ़ाबेट में ई की पोजीशन होगी 5 नंबर पे। एफ़ के लिए जैसा कि हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, एफ़ की पोजीशन एफ़ से आप याद रख सकते हैं यहाँ से फिक्स, और फिक्स का प्रोनाउंसिएशन किसके जैसा होता है, 6 के जैसा होता है। तो इसलिए हम एफ़ से किसको याद रख सकते हैं, एफ़ की पोजीशन को याद रख सकते हैं कि एफ़ की पोजीशन 6 नंबर पे होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर जी की। तो प्यारे दोस्तों, जी को एक बार आप थोड़ा गौर से देखिए। जी को जब आप गौर से देखेंगे तो जी के अंदर ये होगा कि जी का ये जो लास्ट वाला पॉइंट जिसको मैंने यहाँ पे बार बार राइट किया हुआ है, ये 7 के जैसा दिखाई देता है। जी का जो कोना है वो 7 के जैसा बनता है, तो जी की पोजीशन हम याद रखेंगे, जी 7 नंबर पे होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एच की। अब एच के लिए आप इजीली याद रख सकते हैं कि अगर आप एच के ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को जोड़ देते हैं, एच के अगर ऊपर वाले खाली भाग को दूसरे वाले भाग को जोड़ देते हैं या नीचे वाले भाग को जोड़ देते हैं, तो एच की आकृति 8 के जैसी बनती है। ठीक है, एच की आकृति 8 के जैसी बनेगी, तो एच 8 नंबर पे होगा। और उसके अलावा यह होगा कि हम आई के लिए थोड़ी सी आई के लिए भी चेक कर लेते हैं। आई के लिए हम बात करेंगे तो आई से क्या होगा कि जैसे ही आपको घर वाले पढ़ने के लिए बोलते हैं कि भाई पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, हर बार जब आपको इस चीज़ के लिए बोला जाता है तो आप इरिटेट होते हैं। जब आप इरिटेट होते हैं तो आप इरिटेट होकर गुस्से के अंदर बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि मुझे पढ़ाई करनी है। आई से आप बोलते हो कि आई नो, मैं जानता हूँ। आई नो, यहाँ से आई के लिए आपको हो जाएगा आई नो। ठीक है, तो आई 9 नंबर पे होगा। और उसके अलावा हम बात करते हैं जे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम याद रख सकते हैं कि जैसे हम बात करें तो जैसे हम याद रख सकते हैं जियो। जैसे जब आप जियो लिखेंगे तो आप चेक करेंगे कि जे के अंदर जो लास्ट वाला मतलब 2 अंक होंगे जियो के जो लास्ट वाले 2 अक्षर होंगे वो 10 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे हमें याद हो जाएगा 10 नंबर पे होगा जे। या फिर जे के लिए हम आपके किसी फ्रेंड का नाम याद रख लेते हैं, जितेंद्र। जैसे मान लीजिए कि जितेंद्र हमने याद किया, तो यहाँ पर बीच में जब आप चेक करोगे तो 10 लिखा हुआ आता है। तो जे कितने नंबर पे होगा दोस्तों, जे होगा 10 नंबर पे। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले अक्षर के। तो कैसे आपको ये पता है कि हमारी क्रिकेट की टीम, आपको पता है कि आईपीएल की टीम होगी जिसका नाम होगा किंग्स 11 पंजाब, सुना होगा किंग्स 11 पंजाब। तो कैसे हो जाएगा किंग्स, और ये होगा कितने नंबर पे, 11 मतलब 11 नंबर पे होगा। और उसके अलावा हम बात कर सकते हैं एल। तो एल को याद रखने के एक नहीं, मैं आपको 2 तरीके बता देता हूँ। एल से आप याद रख सकते हैं लंच टाइम 12। ठीक है, एल से आप याद रख सकते हैं लंच टाइम 12। या फिर आप एल से याद रख सकते हैं कि जैसे मान लो कि एल से एक बहुत ही शानदार वर्ड बनता है, जैसे हम बात करें लव। ठीक है, तो जिस किसी को भी लव हो जाता है तो उससे पढ़ाई नहीं हो पाती, मतलब उसकी पढ़ाई के 12 बज जाते हैं। ठीक है, जो भी लव के चक्कर में पड़ता है उसके 12 बज जाते हैं। तो एल से हम याद रख सकते हैं कि उसके 12 बज गए, एल 12 नंबर पे होगा। ठीक है, अब एम से हम याद रख लेते हैं। ठीक है, एम से याद रखने के 2 तरीके देख लेते हैं। ठीक है, एम से अगर हम एम के नीचे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, एम से जब हम लाइन ड्रॉ करें, अगर हम एम को क्लॉकवाइज घुमा दे तो आपको पता लगेगा एम 3 के जैसा बनेगा। और हमने लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पे जब आप चेक करोगे तो ये 13 के जैसा दिखाई देगा। तो एम की पोजीशन होगी 13 नंबर पे। या फिर क्या होता है कि भाई एम से पहले आपको पता है कि स्टूडेंट लव के चक्कर में पड़ा था, तो लव के चक्कर में स्टूडेंट शायरबाज बन जाता है। जब वो शायरबाज बनता है तो वो क्या है कि बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है। तो एम से क्या हो सकता है कि एम से जैसे मान लो कि अजीब अजीब हरकतें कैसे, जैसे चैटिंग करते टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखने लग जाता है। जैसे हम गुड नाइट की बात करेंगे तो वो गुड नाइट को GN लिखता है, गुड मॉर्निंग की बात करेंगे तो वो GM लिखता है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होगा कि वो अपनी प्रेमिका को जब उसने मैसेज किया तो उसने शॉर्ट फॉर्म में मैसेज किया कि भाई मैं तेरा होने लगा हूँ। ठीक है, मैं तेरा होने लगा हूँ। तो एम से पता लग जाएगा, उसने कहा कि मैं तेरा होने लगा हूँ। तो एम कितने नंबर पे होगा दोस्तों, एम 13 नंबर पे होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले नंबर पे एन की। तो एन को कैसे याद रखना है सुनना। एन के लिए क्या होगा कि जैसे हम रोमन संख्या के अंदर 1 को कुछ इस तरह से लिखते हैं, 2 को हम ऐसे लिखते हैं, 3 को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से जब आप जैसे
4 को लिखेंगे तो आप जानते हैं कि 4 को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, मतलब जब आप एन के ऊपर 2 लाइन ड्रॉ करोगे तो एन कितने नंबर पे बनेगा, 4 नंबर पे, और 4 से हमें पता है कि एन कितने नंबर पे आ जाएगा, 14 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, ओ से हम याद रख सकते हैं कि ओ से जैसे मान लीजिए कि भाई लॉकडाउन लग चुका, कितने दिन का लॉकडाउन लगा, जितना भी लॉकडाउन लगा, तो उसके बाद में हम बोलते हैं कि अब मैं ऑफिस 15 तारीख को जाऊंगा। ओ से बन जाएगा ऑफिस, और ऑफिस 15 तारीख को जाऊंगा, तो ओ हो जाएगा 15 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अगले नंबर पे हम बात करते हैं पी और क्यू की। ठीक है, पी से हम याद रख सकते हैं पेज नंबर 16। ठीक है, पी से हम याद रख लेंगे पेज नंबर 16, और क्यू से हम याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, पी से पेज नंबर 16 होगा और क्यू से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17। पी और क्यू के बाद में अगले अक्षर की बात करते हैं, हम आर की बात करते हैं। जब आर के आप नीचे खुले हुए भाग को जोड़ेंगे, आर के जब आप नीचे खुले हुए भाग को जोड़ेंगे तो आर की आकृति लगभग आपको 8 के जैसे दिखाई देगी, और हम जानते हैं कि 8 नंबर पे तो एच होता है, 28 नंबर पे कोई अक्षर आता नहीं है, तो आर की पोजीशन होगी 18 नंबर पे। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं एस की। एस के लिए जब आप चेक करेंगे तो एस के जब आप इस खुले हुए भाग को जोड़ेंगे, एस को जब आप दाएं खुले हुए भाग को जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि एस की आकृति 9 के जैसी बनती है। जब एस की आकृति 9 के जैसी बनेगी तो एस से हमें याद हो जाएगा कि एस 19 नंबर पे होगा। ठीक है दोस्तों, अगले अक्षर की बात करते हैं हम टी की। टी से आप इजीली याद रख सकते हैं T20। टी से हो जाएगा T20 हो जाएगा, T20 होगा, और 20 का मतलब यहाँ पर हो गया टी की पोजीशन होगी 20 नंबर पे। ठीक है दोस्तों, अगले नंबर पे हम बात करते हैं अगले अक्षर यू की। ठीक है, यू के लिए हम याद रख सकते हैं, और उसके अलावा यू के अलावा हम वी के लिए भी याद रख सकते हैं। ठीक है, यू के लिए हम याद रख सकते हैं कि यू से उम्र, शादी करने की उम्र 21, ऐसे याद रख सकते हैं। यू से हम याद रखेंगे उम्र, और उम्र कितनी, शादी करने की उम्र 21, तो यू से हमें 21 याद हो जाएगा। अब यू के बाद में हम याद रख सकते हैं वी। तो वी के लिए आपको पता है हम 20 की सीरीज में आ चुके हैं, अगर हम 20 की सीरीज में आ चुके हैं तो वी 20 से आगे ही होगा, तो वी से हम याद रख सकते हैं हम 2 और हमारे 2, तो वी के लिए बन जाएगा 22। पहले तो हम यू को याद रखने के लिए हमने तरीका बताया कि यू कितने नंबर पे होगा। यू से हम याद रख सकते हैं उम्र, और शादी करने की उम्र होगी 21। अब शादी होने के बाद में भाई बच्चे भी होंगे, तो बच्चे के लिए हम याद रखेंगे कितने बच्चे हैं, तो हम बोलते हैं कि हम 2, हमारे 2, इसका मतलब वी कितने नंबर पे होगा, 22 नंबर पे। उसके बाद में डब्लू के लिए चर्चा करते हैं। डब्लू को जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डब्लू लगभग 3 के जैसा बनेगा। डब्लू को जब आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डब्लू 3 के जैसा दिखाई देगा, तो डब्लू कितने नंबर पे होगा, 23 नंबर पे होगा। डब्लू 23 नंबर पे होगा, ये हमें याद होगा। एक्स के लिए मैंने बताया कि एक्स की पोजीशन हमें याद होती है कि एक्स 24 नंबर पे होगा, वाई 25 नंबर पे होगा, और ये जेड 26 नंबर पे होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब देने के लिए आपको अल्फ़ाबेट के सभी अक्षर की पोजीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने आपको अल्फ़ाबेट को याद करने के बहुत अच्छे तरीका मैंने आपको यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर लिया। अब आपको क्या करना है कि इन सभी अक्षर की पोजीशन आपको अच्छे लेवल से आपको याद होनी चाहिए। अगर आप इन सभी अक्षर को लर्न कर लेते हैं, आप इनको इजीली याद कर लेते हैं, तो आपके लिए रीजनिंग के 3 से 4 टॉपिक जिसमें ये आपका अल्फ़ाबेट की पोजीशन काम आएगी, तो आपके ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए, ऐसे चैप्टर का क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको अल्फ़ाबेट के ये सभी अक्षर की पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि अल्फ़ाबेट की हम बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट का मतलब ए से लेकर के जेड के कितने अक्षर होंगे, टोटल 26 अक्षर होंगे। 26 अक्षर के शुरू में 4 अक्षर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, इनकी पोजीशन हमें याद होती है। अगर याद भी नहीं होती है तो इनको हम अंगुलियों पे काउंट करेंगे तो भी टाइम हमें नहीं लगता। ABCD 1 2 3 4, DCBA 4 3 2 1। उसके बाद में जेड का हमें पता होता है कि जेड अंग्रेजी वर्णमाला में 26 नंबर पे होगा, वाई 25 नंबर पे होगा, और एक्स 24 नंबर पे होगा। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड सभी अक्षर की अगर आपको पोजीशन पता हो जाएगी तो आप आगे कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका जवाब आप इजीली दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन की। ठीक है, सभी अक्षर की पोजीशन याद रखने के बाद में हमारे लिए अगला काम होता है कि अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन कंप्लीट किए जाएं। तो अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम अल्फ़ाबेट को कुछ कैटेगरी में
अल्फ़ाबेट का मतलब आप अल्फ़ाबेट आपको पूरा याद हो गया। अल्फ़ाबेट को याद करने के बाद में आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पे आना है। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे नाम परिवर्तन पर आधारित कोड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला टाइप होगा हमारा नाम परिवर्तन पर आधारित कोड। अब नाम परिवर्तन पर आधारित कोड पिछले कुछ सालों में पेपर में आपको बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन अगर आप बात करेंगे 4 से 5 साल पहले की, तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। तो हम बात करते हैं नाम परिवर्तन पर आधारित कोड की। नाम परिवर्तन पर आधारित कोड में क्या होगा कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान, किसी का भी नाम किसी और नाम में चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पेन का जो कलर है वो कलर होगा हमारा लाल कलर है। ठीक है, और लाल को ये क्या होगा कि किसी कोड भाषा में ये लाल को नीला बोल देगा। ठीक है, नीले को जैसे मान लीजिए कि नीले को इसने हरा बोल दिया, हरे को इसने पीला बोल दिया। इस तरह से क्या होगा कि किसी भी रंग के नाम को, व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को किसी और नाम में चेंज कर देगा। और आपको कोड में पूछा जाएगा कि बताइए हमारे खून का रंग कौन सा होगा, आसमान का रंग कौन सा होता है, उसके हिसाब से हमें कोड भाषा में जवाब देना होता है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं हमारे इस टाइप के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में यदि राजस्थान को आंध्र प्रदेश, आपको कहा जा रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि राजस्थान को, तो यहाँ पर राज्य की बात कर रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में यदि राजस्थान को क्या कहा जाए, किसी सांकेतिक भाषा में यदि राजस्थान को आंध्र प्रदेश कहा जाए। ठीक है, और आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाए, उत्तराखंड कहा जाए। आगे कहा जा रहा है कि आंध्र प्रदेश को क्या कहा जाए, आंध्र प्रदेश का नाम चेंज करके यहाँ पर कर दिया इसने उत्तराखंड। ठीक है, आगे बोल रहा है कि भाई उत्तराखंड को क्या कहा जाए, उत्तराखंड का नाम इसने कोड में क्या कर दिया, उत्तराखंड को कहा जाए यहाँ से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड को मध्य प्रदेश कहा जाए, और मध्य प्रदेश को पश्चिम बंगाल कहा जाए। मध्य प्रदेश को पश्चिम बंगाल कहा जाए, मध्य प्रदेश को पश्चिम बंगाल कहा जाए। तो यहाँ से हमें चेक करना है कि हमने जैसा कहा था वैसे हमने नाम चेंज कर दिए। नाम चेंज करने के बाद में आपसे फाइनली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ से कहा गया कि किस राज्य को, कौन सा राज्य होगा जिसे हम एशिया के अंडों की टोकरी कहेंगे। तो कौन सा राज्य होगा जिसको हम एशिया के अंडों की टोकरी कहेंगे। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको एशिया के अंडों की टोकरी का रियल पता होना चाहिए कि एशिया के अंडों की टोकरी कौन से राज्य को कहा जाता है। ठीक है, एशिया के अंडों की टोकरी, तो आपको ये निक नेम पता होना चाहिए कि एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। तो सबसे पहले हमने रियल आंसर निकाला कि भाई एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर आंसर देना है कोड में, क्योंकि हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमें रियल आंसर नहीं बताना, हमें कोड में आंसर बताना है। तो हम जानते हैं कि एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, और कोडिंग के अंदर आंध्र प्रदेश को किस में चेंज किया गया था, आंध्र प्रदेश का नाम चेंज किया था उत्तराखंड में। तो हमारा यहाँ आंसर आंध्र प्रदेश रियल आंसर होगा, रियल आंसर आंध्र प्रदेश होगा, जिसको कोडिंग में क्या कहा जा रहा है, उत्तराखंड कहा जा रहा है। तो कोड भाषा में इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तराखंड होगा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर होगा। इसी क्वेश्चन में आपसे और भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि भारत का हृदय किसे कहा जाता है। भारत का हृदय इसी सांकेतिक भाषा में, इसी कोड भाषा में, इसी कूट भाषा में हम यहाँ पे पूछा गया आपसे भारत का हृदय किसे कहा जाएगा। तो आपको भारत का हृदय पता है कि भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है। अब भारत का हृदय मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश तो हमारा रियल आंसर हो गया, लेकिन हमें आंसर देना है कोड में आंसर देना है। तो इसका मतलब ये होगा कि मध्य प्रदेश का कोड क्या बना था, पश्चिम बंगाल। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए भारत का हृदय किसे कहेंगे, तो भारत का हृदय मध्य प्रदेश को ना बोल करके हम किसे कहेंगे, पश्चिम बंगाल को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि चोर को सिपाही कहा जाए,
चोर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, सिपाही। और सिपाही को क्या कहा जाए, सिपाही को लुटेरा कहा जाए, लुटेरे को वकील कहा जाए, और वकील को न्यायाधीश कहा जाए, न्यायाधीश को डकैत कहा जाए। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में कहा जा रहा है कि चोर को सिपाही कहे, सिपाही को क्या कहा जाए, लुटेरा कहा जाए, लुटेरे को वकील कहा जाए, और वकील को न्यायाधीश, और न्यायाधीश को लास्ट में डकैत कहा जाए। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए न्यायालय में फैसला कौन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रियल आंसर निकालना है कि न्यायालय में फैसला कौन करता है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि न्यायालय में फैसला कौन करता है, जज करता है, मतलब न्यायाधीश करता है। न्यायालय में फैसला कौन करेगा, न्यायाधीश करता है। तो न्यायाधीश, तो इस क्वेश्चन का हमारा रियल आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का रियल आंसर न्यायाधीश हो गया। जीके में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो न्यायालय में फैसला करने वाला कौन होगा, न्यायाधीश होगा। लेकिन हम बात करें हैं कोडिंग डिकोडिंग की, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि न्यायाधीश का नाम चेंज करके क्या किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि न्यायाधीश को क्या कहा जा रहा है, डकैत कहा जा रहा है। तो हमारा आंसर बनेगा न्यायाधीश को डकैत कहा जा रहा है। तो कोड भाषा में न्यायालय में फैसला कौन करेगा दोस्तों, डकैत करेगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन, डकैत बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा कि पहले टाइप के जो क्वेश्चन है, पहले टाइप के क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान है। पहले टाइप के क्वेश्चन हम बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको पता लग गया कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और हमें किस तरह से क्वेश्चन का कोड में जवाब देना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे इस चैप्टर के दूसरी टाइप पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैप्टर की दूसरी टाइप होगी मैसेज कोडिंग, या फिर हम जिसे कहेंगे चाइनीज कोडिंग। या तो हम इसे मैसेज कोडिंग भी बोल सकते हैं, चाइनीज कोडिंग भी बोल सकते हैं। मैसेज कोडिंग के अंदर क्या होगा कि अब तक हम जो पहली टाइप पढ़ रहे थे, पहली टाइप के अंदर आपको कोई शब्द दे रखा होगा और उस शब्द का नाम चेंज करके किसी और नाम में कन्वर्ट कर रहा था। फिर आगे आपको एक शब्द होगा, उसको भी दूसरे नाम में कन्वर्ट कर रहा है। मैसेज कोडिंग के अंदर अब की बार आपको शब्द नहीं मिलेंगे, आपको शब्दों का समूह है। शब्दों का समूह मतलब आपको एक सेंटेंस मिलेगा जिससे 3 से 4 शब्द होंगे, और 3 से 4 शब्दों के लिए आपको स्पेशल कोडिंग दे रखी होगी। और इस तरह के आपको 2 से 3 सेंटेंस मिल सकते हैं, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, आपको तीसरा सेंटेंस भी मिल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन अभी एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब हमें किस तरह से देना है, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, चलिए बढ़ते हैं हमारे इस टाइप के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मैसेज कोडिंग का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एक निश्चित कूट भाषा में, कूट भाषा का मतलब होगा कोड में या फिर सांकेतिक भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में SKI, RPS और TRI, इसको कहा जाए नाइस संडे मॉर्निंग। इसका अर्थ ये हो गया। आगे दे रखा है THE, STI और RPS, इसको क्या कहा गया, इसका कोड बन गया एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। थर्ड नंबर पे दे रखा है SKI, PTR और QLM, इसका कोड दिया गया नाइस मार्केट प्लेस। तो आपको बताना है कि यहाँ पर संडे के लिए कौन सा कोड रिप्रेजेंट हुआ है, आपको संडे का कोड बताना है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए आप इजी वे में अगर ऐसे प्रश्नों का जवाब देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। आपको कहा जा रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में SKI, RPS और TRI, ठीक है, ये किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ, आप जानते हैं कि ये रिप्रेजेंट हुआ नाइस संडे मॉर्निंग, ये नाइस संडे मॉर्निंग के लिए रिप्रेजेंट हुआ। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपको दे रखा है THE, STI और उसके बाद में दे रखा है RPS। ठीक है, ये किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, ये एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग को रिप्रेजेंट करता है। और तीसरे नंबर पे आपको कोड दे रखा है यहाँ पे SKI, SKI के बाद में दे रखा है PTR और उसके बाद में होगा QLM, और इसके बारे में कहा गया कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, नाइस मार्केट प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा कि अभी यहाँ पर हमें इतना सब कुछ दे करके सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस का कोड दे दिया, सेंटेंस दे करके जब आपको उसका कोड दे करके क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। तो हमसे ये संडे का कोड पूछ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर संडे को चेक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि सेकंड वाले सेंटेंस में संडे हमें दिखाई नहीं दे रहा,
सेकंड सेंटेंस में यहाँ पे चेक करोगे तो एवरी है, ट्यूसडे है और मॉर्निंग है। थर्ड सेंटेंस में आप चेक करोगे तो यहाँ पे नाइस है, मार्केट है और प्लेस है। तो संडे जो है वो आपको संडे मिलेगा केवल फर्स्ट वाले सेंटेंस में। फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपको संडे मिलेगा। अगर फर्स्ट वाले सेंटेंस में संडे है तो संडे का कोड भी आपको फर्स्ट वाले में ही मिलेगा, ठीक है। अब आप संडे का कोड पता करना चाहते हैं तो आप नहीं बता सकते कि संडे का कोड SKI बनेगा, RPS बनेगा या TRI बनेगा, इनमें से कौन सा बनेगा। तो बेटर होगा कि संडे का कोड पता करने से पहले हम पहले मॉर्निंग का पता कर लें और मॉर्निंग के बाद में हम नाइस का पता कर लें। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने का तरीका होगा कि सबसे पहले हम डायरेक्टली अगर संडे कहीं से कॉमन दिखाई देता, कॉमन मेथड का यूज करेंगे। अगर संडे पहले सेंटेंस में होता, दूसरे सेंटेंस में होता, तीसरे सेंटेंस में होता तो इसका मतलब संडे सब में कॉमन होता। अगर संडे सब में कॉमन है तो संडे का कोड भी सब में कॉमन होगा और जो कॉमन कोड होता वही हमारा आंसर होता। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि संडे हमें केवल पहले वाले सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, दूसरे सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में संडे नहीं है। अगर पहले सेंटेंस में संडे है, दूसरे और तीसरे में संडे नहीं है तो आप देखिए कि पहले और दूसरे सेंटेंस में मॉर्निंग तो है, तो हम मॉर्निंग का कोड पता कर लेते हैं। पहले और तीसरे सेंटेंस में नाइस है, हम नाइस का कोड पता कर लेते हैं और जो रिमेनिंग बचेगा वो संडे का ही कोड होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं संडे के कोड की। तो मॉर्निंग को जब आप चेक करोगे तो मॉर्निंग दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट नंबर पे सेंटेंस में मॉर्निंग है, सेकंड नंबर के अंदर भी मॉर्निंग है। अगर फर्स्ट और सेकंड के अंदर मॉर्निंग कॉमन है तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर मॉर्निंग का कोड भी कॉमन होगा। इन दोनों में जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में भी RPS है और दूसरे वाले सेंटेंस में भी RPS है। अगर हमसे मॉर्निंग का कोड पूछा जाता तो हमारा आंसर होता RPS। अब यहाँ पर संडे और नाइस में चेक करते। संडे तो कहीं पे भी हमें कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन नाइस हमें दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में चेक करेंगे नाइस है, लास्ट वाले सेंटेंस में भी चेक करेंगे नाइस। फर्स्ट और लास्ट में अगर नाइस कॉमन है तो फर्स्ट और लास्ट में नाइस का कोड भी कॉमन होगा। अब फर्स्ट और लास्ट में जब आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में भी SKI है और लास्ट वाले सेंटेंस में भी SKI है। तो मतलब नाइस का जो कोड होगा, नाइस का कोड बनेगा SKI। तो पता लग गया कि मंडे का कोड तो हो गया RPS, नाइस का कोड हो गया SKI। तो संडे के लिए कोड क्या बचेगा, रिमेनिंग वाला, और कौन सा बचेगा, उस TRI। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर C, TRI। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो हम इस टाइप के और क्वेश्चन की चर्चा करते हैं ताकि आप लोग इजीली ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन के अंदर भी आपको कुछ इसी तरह की कोडिंग दे रखी है। आपको मॉक डेन सील दे रखा है और उसका कोड दे रखा है मॉक डेन और सील, इसका कोड दे रखा है नाइस बिग हाउस, फिर दे रखा है फिट कॉन डेन, इसका दे रखा है हाउस इज गुड, फिर दे रखा है वार्म टिर और फिट, इसका कोड दे रखा है कॉस्ट इज हाई, और हमसे पूछा जा रहा है गुड की कोडिंग। ठीक है, तो हम पता करते हैं कि सबसे पहले नंबर पे आपको दे रखा है यहाँ से मॉक डेन और सिल। मॉक डेन सिल का इसने अर्थ दे रखा है नाइस बिग हाउस, नाइस बिग हाउस। ठीक है, अगले नंबर पे दे रखा है फिट कॉन डेन, यहाँ हम लिखेंगे फिट कॉन और डेन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हाउस इज गुड को, हाउस इज गुड को। थर्ड नंबर पे दे रखा है वार्म टिर फिट, वार्म टिर और फिट, ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट इज हाई को रिप्रेजेंट करता है, कॉस्ट इज हाई को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे जो कोड पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है गुड का कोड पूछा जा रहा है। ठीक है, अब गुड का कोड पता करने के लिए आप जानते हैं कि गुड हमें फर्स्ट सेंटेंस में नहीं मिलेगा, सेकंड वाले सेंटेंस में नहीं मिलेगा, सेकंड वाले सेंटेंस में हमें गुड यहाँ मिल जाएगा, थर्ड वाले सेंटेंस में भी गुड नहीं है। तो अगर हमें गुड का कोड पता करना है तो गुड का कोड पता करने के लिए सबसे पहले आप हाउस का कोड पता कर लीजिए, इज का कोड पता कर लीजिए, और जो बचेगा, जो रिमेनिंग रहेगा वो गुड का कोड रहेगा। तो हम यहाँ पर कौन से तरीके से चलेंगे, हम कॉमन वाले मेथड का यूज करेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप चेक करोगे, फर्स्ट वाले सेंटेंस में हाउस है, सेकेंड वाले सेंटेंस में भी हाउस है,
थर्ड वाले सेंटेंस में हाउस नहीं है। अगर फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस के अंदर हाउस है तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर जो सेंटेंस है उनकी कोडिंग भी सेम होगी। हाउस के लिए जब आप चेक करोगे तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर आप पाएंगे कि फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में भी डेन है, सेकंड वाले सेंटेंस में भी डेन है। ठीक है, अब उसके बाद में गुड का कोड पता करने के लिए अगर आपको इज का कोड पता लग जाए तो गुड का कोड आपको रिमेनिंग वाला पता लग जाएगा। अगर मैं इज की बात करूँगा तो इज हमें सेकंड सेंटेंस में दिखाई दे रहा है और थर्ड सेंटेंस में भी इज है। अगर सेकंड और थर्ड के अंदर इज है तो सेकंड और थर्ड के अंदर उसका कोड भी कॉमन होगा। तो यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं कि सेकंड सेंटेंस में भी फिट है और थर्ड सेंटेंस में भी फिट है। तो यहाँ पे पता लग गया कि भाई हाउस का कोड तो डेन बन गया, इज का कोड फिट हो गया, तो गुड के लिए कोडिंग क्या बचेगी, KON। गुड की कोडिंग क्या होगी, कौन। तो सांकेतिक भाषा में गुड को क्या कहा जाएगा, कौन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि कई बार एग्जाम में आपसे इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ऐसा बहुत बार हुआ है कि एग्जाम में इस मैसेज कोडिंग से रिलेटेड या फिर चाइनीज कोडिंग से रिलेटेड आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो स्लाइड के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखे हैं जिनका सॉल्यूशन आपको खुद को अपने हैंड से करना है और उन क्वेश्चन का जवाब आपको हमारे YouTube के कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है कि कौन से नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है ये आपके लिए होगा। ये तीसरा क्वेश्चन आपको होमवर्क हो गया, आपको ये तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में खुद को करना है। ठीक है, इसी तरह से 4th नंबर का क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं अगले 6 नंबर के क्वेश्चन की। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ये हमारा 5 नंबर के लिए होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार हम इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो पहले नंबर पे आपको यहाँ पर दे रखा है लुक एट दिस। लुक एट दिस का अर्थ है मी नॉन केक। दिस इज ब्यूटीफुल का अर्थ आपको दे रखा है QASENON। लुक ब्यूटीफुल थिंग का कोड दे रखा है, उसके बाद में एट दिस प्लेस टाइम का कोड दे रखा है और टाइम इज गोइंग का कोड दे रखा है और आपसे थिंक का कोड पूछा जा रहा है। भाई थिंक का ना पूछ करके आपको लुक का पूछ सकता है, एट का पूछ सकता है, आपको टाइम का पूछ सकता है, प्लेस का पूछ सकता है। किसी का भी कोड अगर आपसे पूछा जाए, हमारा पैटर्न क्वेश्चन का आंसर देने का जो तरीका होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो आपको दे रखा है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले दे रखा है लुक एट दिस। ठीक है, लुक एट दिस के लिए कोड दे रखा है यहाँ से मी नॉन और यहाँ दे रखा है केक। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है आपको यहाँ पे दिस इज ब्यूटीफुल। तो अगले नंबर पे हम बात करते हैं दिस इज ब्यूटीफुल। ये यहाँ से लिख लेते हैं दिस इज ब्यूटीफुल और इसकी कोडिंग क्या कर रखी है QASENON। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको दे रखा है लुक ब्यूटीफुल थिंग। लुक ब्यूटीफुल थिंग और इसकी कोडिंग दे रखी है DHAQAME। DHAQA और ME। उसके बाद में होगा एट दिस प्लेस टाइम। एट दिस प्लेस टाइम। ठीक है, एट दिस प्लेस टाइम की कोडिंग कर रखी है इसने केक नॉन ली DHO। ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में होगा टाइम इज गोइंग। टाइम इज गोइंग। ठीक है, इसकी कोडिंग दे रखी है SEDHO और दे रखा है WHA। ठीक है, तो क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। अब आपसे लुक का कोड भी पूछा जा सकता है,
आपको लुक का कोड भी पूछ सकता है, दिस का कोड भी देख पूछ सकता है, ब्यूटीफुल का पूछ सकता है, प्लेस का पूछ सकता है, किसी का भी आपको कोड पूछ सकता है, या फिर कौन सा कोड किसके लिए रिप्रेजेंट हुआ है आपको ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो बेटर होगा ऐसी क्वेश्चन के लिए हमने जो आपको तरीका बताया कॉमन मेथड, तो कॉमन मेथड से हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट वाले सेंटेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करना। फर्स्ट वाला सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाए देन हम सेकंड सेंटेंस पे चलेंगे, फिर थर्ड सेंटेंस पे, फिर फोर्थ सेंटेंस पे, फिर लास्ट में फिफ्थ नंबर के सेंटेंस पे चलेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में हम चेक करते हैं, तो हमें फर्स्ट में दिस दिखाई दे रहा है, सेकेंड में भी दिस दिखाई दे रहा है, और फोर्थ नंबर के सेंटेंस में दिस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम दिस को यहाँ से दिस को हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे दिस है, सेकंड वाले सेंटेंस में भी दिस है, और फोर्थ नंबर के सेंटेंस में भी दिस है। अगर फर्स्ट सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में और फोर्थ सेंटेंस में दिस कॉमन है तो दिस का कोड फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में सेम होगा। तो हम फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखते हैं मी है, सेकंड के अंदर मी नहीं है, फर्स्ट वाले सेंटेंस में नॉन है, सेकंड में भी नॉन है, और उसके बाद में लास्ट वाला फोर्थ में भी नॉन है। तो हमने यहाँ पे दिस को हाईलाइट किया था, तो इधर हम एक काम करते हैं कि दिस का कोड जो कॉमन है, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में नो दिखाई दे रहा है, सेकंड वाले सेंटेंस में नॉन होगा, और फोर्थ सेंटेंस के अंदर भी नॉन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगा कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर हमसे दिस का कोड पूछा जाता, ठीक है, दिस का कोड पूछा जाता तो हमारा आंसर होता दिस का कोड बनेगा नॉन। ठीक है दोस्तों, अब हम मार्कर का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पर पता लगा कि हम चेक करेंगे लुक। फर्स्ट वाले सेंटेंस में लुक है और थर्ड वाले सेंटेंस में भी लुक है। फर्स्ट सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस को चेक करते हैं। फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपको लुक दिखाई दे रहा है और थर्ड सेंटेंस में भी आपको लुक दिखाई दे रहा है। फर्स्ट और थर्ड में अगर लुक कॉमन है तो फर्स्ट और थर्ड में लुक का कोड भी कॉमन होगा। तो फर्स्ट और थर्ड में जब आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा CAC इसमें नहीं है, लेकिन मी दोनों के अंदर है, तो यहाँ पर मी है और थर्ड के अंदर भी मी है। तो ये पता लगा कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए लुक का कोड क्या होगा, तो लुक का कोड हमारा आंसर होगा, लुक का कोड होगा मी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर अगले नंबर पे पता करते हैं कि हमें एट का कोड पता लग ही गया। एट का कोड आप पता कर सकते हैं, या फिर आप जान गए कि भाई फर्स्ट वाले सेंटेंस में एट है और उसके कोड के लिए यहाँ पर केवल एक ही बच रहा है, वो होगा केक। केक इसमें भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से फर्स्ट वाले सेंटेंस को हम कंप्लीट कर ही लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में पता करते हैं। फर्स्ट वाले सेंटेंस में पता लगा कि यहाँ पर एट है और फोर्थ सेंटेंस में भी एट है। वैसे तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर केवल रिमेनिंग शब्द कौन सा है, एट है, और यहाँ पर रिमेनिंग कोड कौन सा है, केक है। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम देख लेते हैं कि फर्स्ट में और फोर्थ में एट है। फर्स्ट और फोर्थ में अगर एट कॉमन है तो फर्स्ट और फोर्थ में एट का कोड भी कॉमन होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ में चेक करोगे तो फर्स्ट में केक है और फोर्थ के अंदर भी केक है। मतलब क्वेश्चन अगर आपसे एट के लिए पूछा जाएगा तो एट का कोड क्या बनेगा दोस्तों, एट का कोड होगा केक। ठीक है, सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। सेकंड सेंटेंस में हमने दिस का कोड पता कर लिया। अब यहाँ से जब आप चेक करोगे तो आपको इजीली दिखाई देगा ब्यूटीफुल कॉमन है। ठीक है, अब मैं ब्यूटीफुल को अंडरलाइन कर लेता हूँ। तो दूसरे सेंटेंस को जब आप चेक करोगे तो दूसरे सेंटेंस में ब्यूटीफुल है और तीसरे सेंटेंस में भी ब्यूटीफुल है। अगर दूसरे और तीसरे में ब्यूटीफुल कॉमन है तो ब्यूटीफुल का कोड भी कॉमन होगा। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या मिलेगा, QA, और यहाँ पे भी मिल गया आपको QA। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमें इज दिखाई दे रहा है, तो इज के लिए क्या होगा कि इज के लिए जो रिमेनिंग होगा, इज यहाँ पर इज बच रहा है और यहाँ पर इज का कोड क्या बच रहा है, S, तो इज का कोड क्या बनेगा, SE। तो पहले हम ब्यूटीफुल का कोड लिख लेते हैं। इनको मैं अलग से लिख के आपको बता देता हूँ, एग्जाम में आपको स्पीड से करना होगा। ब्यूटीफुल को मैंने अंडरलाइन किया था, इधर से मैंने अंडरलाइन किया था QA, तो ब्यूटीफुल का कोड क्या बन गया, QA। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट इज की बात करते हैं। ठीक है, तो इज का कोड भी देख लेते हैं। यहाँ से इज आपको दिखाई दे रहा है कि सेकंड वाले सेंटेंस में इज है और लास्ट वाले सेंटेंस में भी इज है। वैसे तो इज का कोड हम बता सकते हैं कि लेफ्ट में इज बच रहा है और राइट के अंदर SE रिमेनिंग बच रहा है, तो इज का कोड SE होगा। लेकिन अगर हम कॉमन मेथड से जाना चाहें
कॉमन मेथड से जाना चाहे या फर्स्ट नंबर पे आप इज का ही कोड पता करें तो इज फर्स्ट वाले सेंटेंस में सेकंड वाले सेंटेंस में दिखेगा और लास्ट वाले सेंटेंस में इज होगा। सेकंड और लास्ट में इज है तो यहाँ पे सेकंड और लास्ट में देखोगे कि एस ई सेकंड में भी है और एस ई लास्ट में भी है। अगर आपसे क्वेश्चन एस इज का पूछा जाए तो उसका कोड क्या बनेगा, एस ई बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस भी हो गया, सेकंड भी हो गया और यहाँ पर हमारा थर्ड सेंटेंस भी हो गया। थिंग की हम बात करेंगे तो थिंग हमसे कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा। आप लेफ्ट में चेक करोगे तीसरे सेंटेंस में हमारे पास में केवल थिंग बच रहा है और उसका कोड राइट में क्या बच रहा है, DHA। अगर आपसे थिंग का कोड पूछा जाए तो थिंग का कोड आपको पता लगा क्या बनेगा, DHA। फोर्थ नंबर पे पता करते हैं कि हमारे पास में प्लेस और टाइम बच रहा है तो यहाँ पर टाइम की कोडिंग सेम हो सकती है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो टाइमिंग के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पता लगा कि भाई फोर्थ सेंटेंस में टाइम कॉमन है और फिफ्थ में यहाँ देखोगे तो टाइम है। फोर्थ और फिफ्थ में टाइम कॉमन है। अगर फोर्थ में और फिफ्थ में टाइम कॉमन है तो फोर्थ और फिफ्थ में टाइम का कोड भी कॉमन होगा। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ DHO है और यहाँ पे भी DHO है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कि टाइम के लिए कौन सा कोड रिप्रेजेंट हुआ है तो आप बताएंगे टाइम का कोडिंग बनेगा DHO। अब यहाँ पर प्लेस बच रहा है तो प्लेस का कोड क्या बचेगा, जो रिमेनिंग बच गया। तो प्लेस का कोड हमें पता लगा कि प्लेस का कोड फोर्थ सेंटेंस में क्या बच रहा है, L और E। और अगर आपसे गोइंग का कोड पूछा जाए तो अगर गोइंग का कोड पूछा जाए तो लास्ट सेंटेंस में हमारे पास में लेफ्ट में तो केवल गोइंग बच रहा है और राइट में WH बच रहा है। तो गोइंग का कोड बनेगा WH। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सभी सेंटेंस को हमने लेफ़्ट में लिखा, उनके कोड को हमने राइट में लिखा और जो चीज़ हमें कॉमन नज़र आती गई वैसे वैसे हमने सबके कोड पता कर लिए। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन का जवाब देने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप अगर आपके पास में टाइमिंग है, एग्ज़ाम के अंदर वैसे टाइमिंग होती नहीं है लेकिन प्रैक्टिस लेवल पे एग्ज़ाम कल ही तो होनी नहीं है। अब एग्ज़ाम तक आपको ऐसे क्वेश्चन पे काफ़ी सारी प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैंने स्लाइड में दे रखे हैं। आज जैसे ही आपको क्लास ऑनलाइन की जाएगी वैसे ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इस स्लाइड का आपको PDF में मिल जाएगा, जिससे आप रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने नहीं करवाए आप उनका सॉल्यूशन करके उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमने सभी शब्दों के हमने कोड पता कर लिए। अब हमसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा रहे हैं। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से थिंग का कोड क्या होगा, थिंग का कोड क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि थिंग का हमने पता किया था, थिंग का कोड बनेगा DHA। तो थिंग का कोड बनेगा DHA, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं इसी से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कोड टाइम इज ब्यूटीफुल को निरूपित करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कोड ऐसा होगा जो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम इज ब्यूटीफुल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हमने टाइम का कोड पता किया था। टाइम के कोड की बात करें तो हमने लिखा था टाइम का कोड बनेगा DHO। इज का कोड पता करते हैं तो हमसे इज का कोड देखिए, यहाँ पर इज का कोड क्या बनेगा। इज का कोड हम चेक करेंगे तो इज का कोड बनेगा SE। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इज का कोड क्या बनेगा, SE। ठीक है, उसके बाद में हम चर्चा करते हैं ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल को जब आप चेक करोगे तो ब्यूटीफुल का कोड आपको बनेगा, यहाँ पर दिखाई देगा QA। अगर आप चेक करोगे तो ब्यूटीफुल का कोड क्या बनेगा, QA। तो आपका आंसर बनेगा टाइम इज ब्यूटीफुल को कौन सा कोड रिप्रेजेंट करेगा, DHOSEQA। अब ये ज़रूरी नहीं है कि इनका सीक्वेंस ऑप्शन से मैच करे। अगर यहाँ पर SE आ जाए, यहाँ पे DHO आ जाए और यहाँ पर Q आ जाए तो भी आपका आंसर सही होगा। अगर यहाँ पर QA आ जाए, यहाँ पे DHO आ गए और यहाँ पर जैसे SE आ जाए तो भी आपका आंसर सही होगा। तो चेक करते हैं DHOSEQA, DHOSEQA। देख पा रहे हो ये सारे के सारे ऑप्शन सी में मैच हो पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा होगा C ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई कूट भाषा में LE
किसको रिप्रेजेंट करता है? दी गई कोट भाषा में जो एल ई है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? बढ़ते हमने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था, एल ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो पता है कि एल ई की बात करें तो एल ई किसको लिए आया है? एल ही प्लेस के लिए आया है, तो एल ई प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, एल ई प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर एल ई का कोड क्या बनेगा। ठीक है, तो एल ई की चर्चा करते हैं। एल ई किसको रिप्रेजेंट करेगा? प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई कोट भाषा में डब्ल्यू एस किसको रिप्रेजेंट करता है? आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई कोट भाषा में डब्ल्यू एच किसको रिप्रेजेंट करता है। तो डब्ल्यू एच के पता करते हैं। तो डब्ल्यू एच की कोडिंग हमने पता की थी कि डब्ल्यू एच किसको रिप्रेजेंट करेगा? गोइंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो डब्ल्यू एच की कोडिंग देख लेते हैं। डब्ल्यू एच किसको रिप्रेजेंट करेगा? गोइंग को, मतलब डब्ल्यू एच जो होगा वो गोइंग को रिप्रेजेंट करेगा। तो डब्ल्यू ओ गोइंग को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा गोइंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए डब्ल्यू एच, डी एच ए, एन ओ एन और एल ई। ठीक है, जब हम इन सभी कोड, ये जो कोड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको पूरा सेंटेंस बताना है। चलिए देखते हैं डब्ल्यू एच किसको रिप्रेजेंट करेगा। सभी लिख लेते हैं, डब्ल्यू एच और डी एच ओ। डब्ल्यू एच और डी एच ओ का पता करते हैं। तो डब्ल्यू एच का मतलब क्या होगा? गोइंग। डब्ल्यू एच का मतलब तो हो गया गोइंग। डी एच ओ का मतलब हो गया टाइम, तो गोइंग और टाइम को। ठीक है, गोइंग और टाइम। डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है, डब्ल्यू एच रिप्रेजेंट करता है गोइंग को, डी एच ओ रिप्रेजेंट करता है किसको? टाइम को। अब एन ओ एन और एल ई का भी पता करते हैं। एन ओ एन एल ई ये भी चेक करते हैं दोस्तों। एन ओ एन रिप्रेजेंट करेगा दिस को और एल ई रिप्रेजेंट करेगा प्लेस को। एन ओ एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस को। एल ई रिप्रेजेंट करेगा प्लेस को, दिस और प्लेस। ठीक है, एन ओ एन रिप्रेजेंट करता है किसको? दिस को। एल ई रिप्रेजेंट करता है किसको? प्लेस को। ठीक है, एल ई रिप्रेजेंट किसको करेगा? प्लेस को। चलिए चेक कर लेते हैं, एल ई रिप्रेजेंट करेगा प्लेस को। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आंसर बनता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से डब्ल्यू एच रिप्रेजेंट करेगा गोइंग को, डी एच ओ रिप्रेजेंट करेगा टाइम को, नॉन रिप्रेजेंट करेगा दिस को और एल ई रिप्रेजेंट करेगा प्लेस को। ऑप्शन मैच करते हैं, गोइंग, टाइम, दिस, प्लेस। तो हमारे पास ऑप्शन में गोइंग भी होना चाहिए। गोइंग फर्स्ट वाले में है, सेकंड वाले में गोइंग नहीं है, इसलिए ये आंसर कैंसिल होगा। थर्ड वाले में गोइंग है। ठीक है, गोइंग के बाद में टाइम भी होना चाहिए। फर्स्ट वाले सेंटेंस में चेक करेंगे तो कहीं पे भी टाइम दिखाई नहीं दे रहा। थर्ड वाले सेंटेंस में चेक करेंगे तो भी हमें टाइम दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता, सेकंड वाले के अंदर कहीं गोइंग दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो डब्ल्यू एच होगा वो गोइंग को रिप्रेजेंट करेगा। अगर डब्ल्यू एच गोइंग को रिप्रेजेंट करता है तो हमारे आंसर में गोइंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमें गोइंग मिला लेकिन हमें टाइम नहीं मिला, इसलिए ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट होगा। यहाँ से सेकंड वाले सेंटेंस में गोइंग ही नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये वाला भी आंसर नहीं होगा। अगले नंबर पे देखो गोइंग तो मिल गया लेकिन हमें टाइम, यहाँ से टाइम शब्द हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। कैन नॉट डिटरमाइन हम नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन का आंसर हम ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए ये तो नहीं हो सकता कि हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड हमने 2 टाइप डिस्कस की है। इन 2 टाइप के अंदर मेरा मानना है कि आपको ये दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको इन 2 टाइप के अंदर दूसरी टाइप की हम बात करेंगे, तो दूसरी टाइप के अंदर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में दिए हैं। ठीक है, होमवर्क के अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हैं, आगे चेक करोगे तो आपको होमवर्क के अंदर और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो होमवर्क के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन होंगे? 11वां क्वेश्चन आपको करना है, 12वां भी करना है, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन और 15वां क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद है कि हमारी ये वाली क्लास, छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारी क्लास को
अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इन सभी ग्रुप के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस क्लास को शेयर कीजिए। इस क्लास के लिंक को कॉपी करके अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप पे आप डालिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी क्लास का फ़ायदा उठा पाए। ठीक है। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल यूनिक क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप लोग हमारे चैनल यूनिक क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम बात करेंगे इसके अंदर आगे जो अगली टाइप होगी उनके क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है, उनकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इन सभी क्वेश्चन की बहुत अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिले, टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक ग्रुप से, या फिर हमारी जो शीट मिले, या फिर हमने जैसे स्लाइड के अंदर जो आपको कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, तो आप एक बार उनको ट्राई करें। ट्राई करने के बाद में उन सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।